पिछली क्लास में हमने कुंभा के बारे में पढ़ा था। कुछ जो हमारे टॉपिक है कुंभा के बारे में वो छूट गए थे। आज हम पढ़ेंगे कुंभा जी के दरबारी विद्वान, जिनमें पहले विद्वान पढ़ेंगे हम कान्य व्यास। कान्य व्यास ने पुस्तक लिखी थी एकलिंग महात्म्य। ये एकलिंग महात्म्य पुस्तक है। इसके प्रथम भाग की रचना है वो कुंभा द्वारा की गई थी। जिसे राजवर्णन नाम दिया गया था। एकलिंग महात्म्य पुस्तक है। इसकी रचना तो की थी कान्य व्यास ने, परंतु इस पुस्तक का जो प्रथम भाग है वो कुंभा ने लिखा था, जिसे राजवर्णन के नाम से जाना जाता है। दूसरे कुंभा के विद्वान है मेहाजी। मेहाजी है, इन्होंने राजस्थान में जितने भी तीर्थ है ना, उन तीर्थों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था तीर्थमाला। इस तीर्थमाला पुस्तक में लगभग इन्होंने 120 तीर्थों के बारे में लिखा था। फिर अगले हमारे इनके विद्वान है वो है मंडन। मंडन वास्तुकार है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार यही थे मंडन। इन्होंने पुस्तकें लिखी थी देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, कोदंड मंडन, रूप मंडन। इस तरह से और राजवल्लभ। इन्होंने काफी सारी पुस्तकों की रचना की थी, परंतु ये इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मंडन है। इनके भाई है नाथा, इन्होंने भी ये पुस्तक की रचना की थी। ये थे मंडन के भाई नाथा। इन्होंने की थी वास्तु मंजरी की रचना। वास्तु मंजरी नामक पुस्तक है, उसकी रचना की थी नाथा ने। फिर मंडन ने इसका बेटा था गोविंद। गोविंद है, इसने भी काफी सारी पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें प्रसिद्ध पुस्तकें हैं कलानिधि, सार समुच्चय, उदार धोरणी, और द्वार दीपिका। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। जो कलानिधि पुस्तक है ना, इसमें गोविंद ने मंदिर का जो ऊपरी भाग होता है ना, शिखर, उस शिखर के जो अंग उपांग भाग होते हैं ना, केवल और केवल उस शिखर के बारे में एक पुस्तक लिख दी थी, वो थी कलानिधि। मतलब कितने अच्छे वास्तुकार थे कि मंदिर के शिखर पर उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली थी। ये कल इस शिखर के कौन कौन से अंग होते हैं, कौन से उपांग होते हैं, क्या कुछ होता है, उसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी कला निधि। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कुंभा की पुत्री है वो रमाबाई। रमाबाई के बारे में, तो रमाबाई है, इनकी भी कुंभा के समाज संगीत में रुचि थी, इसलिए इन्हें वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। इन्हें वागीश्वरी की उपाधि दी थी। रमाबाई है, इनकी शादी के कुछ समय पश्चात इनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो ये वापस मेवाड़ आ गई और इन्हें कुंभा जी ने जावर क्षेत्र दिया था। फिर पढ़ते हैं हम
कुंभा के जो जैन विद्वान थे ना उनके बारे में, उनमें काफी सारे विद्वान थे जिनमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान है सोमदेव सूरी, सोम सुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति, तिल्ला भट्ट। ये भाई इनके जैन विद्वान है कुंभाजी के। फिर कुंभाजी के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे हीरानंद मुनि। इधर लिख देती हूँ। ये थे कुंभाजी के गुरु। गुरु तो थे हीरानंद मुनि, और जो संगीत गुरु थे वो थे सारंग व्यास। तो ये तो हो गया हमारा कुंभाजी के बारे में कि भाई उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, उनके दरबारी विद्वान कौन से थे, उन्हें खुद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने स्थापत्य कलाओं में किन किन का निर्माण करवाया था, दरबारी विद्वान कौन थे, उन्होंने किन पुस्तकों की रचना की, ये सब तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि कुंभाजी को भी कुछ उपाधियां दी गई थी। तो वो उपाधि कौन कौन, इनकी उपाधियों में अभिनव भारताचार्य, इन्होंने बहुत सारे संगीत पुस्तकों की रचना की थी उमा जी ने, इसलिए इन्हें अभिनव भारताचार्य की सॉरी उपाधि दी गई थी। फिर इनके अलावा इन्हें दी थी राणा रासो। राणा रासो की इन्हें इसलिए उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को आश्रय दिया था, तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राणा रासो की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इन्हें दी गई थी हिंदू सुल्तान। ये भाई मुस्लिम जो शासक थे ना, उन्होंने कुंभाजी को उपाधि दी हिंदू सुल्तान। इसके अलावा परम भागवत, आदिवरा, हाल गुरु। पहाड़ी युद्धों में ये बहुत अच्छे थे इसलिए इन्हें हाल गुरु की दी गई थी। चाप गुरु, ये युद्ध धनुष बाण में बहुत अच्छे थे इसलिए इन्हें चाप गुरु की उपाधि दी थी। तो ये इनकी कुंभाजी की उपाधियां थी। कुंभाजी के बेटे का नाम था उद्दा। उद्दा ने कुंभाजी की हत्या कर दी थी। तो इसलिए मेवाड़ में अगर किसी पितरहंता शासक के नाम से जाना जाता था तो वो है उद्दा। उद्दा ने कुंभाजी की हत्या कर दी और मेवाड़ का शासक बन गया, परंतु उसने अपने पिता की हत्या की थी, इसके कारण वो मेवाड़ में अलोकप्रिय हो गया। फिर कुछ समय उसने वहां पे मेवाड़ में शासन किया। फिर कुंभा के एक बेटे और थे रायमल। रायमल के बारे में हमने पढ़ा भी था कि इनकी शादी है वो जोधपुर के राजा जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से हुई थी। तो रायमल है उसने उदा को दाड़िमपुर के युद्ध में पराजित कर दिया, और रायमल है वो यहाँ के शासक बने थे। तो अभी वो रायमल के बारे में पढ़ लेते हैं। रायमल है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तो किया था उद्दा को दाड़िमपुर के युद्ध में पराजित करके यहाँ के शासक बने। शासक बनने के पश्चात जो एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप है ना, उसका निर्माण भी रायमल ने करवाया था। दूसरा इन्होंने एक भूमि शैली का मंदिर है अद्भुत नाथ मंदिर, तो उस अद्भुत नाथ मंदिर का निर्माण भी रायमल द्वारा करवाया गया था।
इनकी पत्नी का नाम श्रृंगार कंवर था। हमने पहले पे पढ़ा था कि भाई जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से रायमल की शादी हुई थी। तो ये जो श्रृंगार कंवर थी ना, इसने एक बावड़ी बनवाई थी गोसुंडी में। श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये तो हो गया रायमल के बारे में। रायमल के फिर राजकुमार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और फिर अगले राजा बने थे रायमल के बाद में यहाँ के सांगा, राणा संग्राम सिंह या सांगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो रायमल है, इनका एक राजकुमार था पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज है, ये स्वभाव के बहुत तेज थे। जहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होता था ना, वहां पे सीधे कूद पड़ते थे। तो ऐसे चर्चा चलती ना कि भाई वहां पे झगड़ा हुआ था, और फिर कौन आ गए थे बीच में, कि है ना वो राजकुमार है ना, उड़ते उड़ते आते हैं ना, भागते उड़ते हुए आते हैं, वो राजकुमार आकर के लड़ाई झगड़े में बीच में आ गए थे। तो ऐसे है ना, मतलब उनके लिए नाम ही पड़ गया था कि उड़ते हुए राजकुमार थे। धीरे धीरे उन्हें क्या कहने लगे थे, उड़ना राजकुमार। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है ना, इनकी पत्नी थी तारा। ये भी सेम के सेम ऐसे ही, वो हम नहीं पर मूवी नहीं देखते हैं क्या, कि मूवी या सॉन्ग का नाम है रब ने मिला दी जोड़ी, बिल्कुल वैसी कहानी थी कि रानी तारा भी वैसी झगड़ालू स्वभाव की थी। उनकी प्रवृत्ति भी झगड़ालू थी, दोनों एक जैसे ही थे। फिर पृथ्वीराज है, इन्होंने अजमेर का जो किला है ना, जिसे गढ़ बिटली दुर्ग भी कहा जाता है, तो अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ इसीलिए पड़ा था क्योंकि कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पे इसका नाम तारागढ़ कर दिया था। फिर इनकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई थी, और इनकी जो छतरी है पृथ्वीराज की, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, और 12 खंभों की छतरी है। फिर हम पढ़ेंगे रायमल के बेटे जयमल के बारे में। जयमल है वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। फिर इनके बेटे थे संग्राम सिंह, जो योग्य योग्य राजकुमार थे, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो जो सबसे योग्य और मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक है राणा सांगा, वो रायमल का बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ था, कुंवर पृथ्वीराज और राजकुमार जयमल और सांगा जी, ये तीनों एक ज्योतिष के पास गए थे। किसी से सुन लिया था इन्होंने ऐसा कि भाई हमारे एक ऐसे ज्योतिष रहते हैं राज्य में, जो भविष्य के बारे में बताते हैं कि भाई भविष्य में कौन क्या बनेगा, क्या करेगा, उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो कहा कि भाई जो वो ज्योतिष है वो भविष्य वक्ता है। तो इन राजकुमार की भी इच्छा हुई कि भाई चलो हम भी अपना भविष्य जान लेते हैं। तो जब ये तीनों गए अपनी अपनी जो जन्म पत्रियां लेकर के, तो उन्होंने ज्योतिष ने इनकी जन्म पत्रियां देखी, और फिर कहा जयमल और कुंवर पृथ्वीराज के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपके तारे नक्षत्र ग्रह सब बहुत अच्छे हैं। और फिर जब उनके देखा ना सांगाजी की जन्म पत्री, उनको कहा कि भाई आपके तो राजयोग है। तो उन दोनों राजकुमार ने कहा अच्छा, हमारे तो ग्रह नक्षत्र ही अच्छे हैं और इसके राजयोग है, ऐसे कैसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन तीनों ने वही लड़ाई हो गई, और कहते हैं इस लड़ाई में सांगाजी की एक आंख भी फोड़ दी गई। फिर वहीं पे इनके रायमल के चाचा जी थे सारंगदेव, सारंगदेव ने बीच बचाव करके इस झगड़े को शांत किया, और राजकुमारों का झगड़ा है वो निपटाया था सारंगदेव ने। फिर राजकुमार है वो महल में आ गए, बट उनका जो बीच में विरोध भाव उत्पन्न हुआ था ना, वो राजयोग को लेकर के, वो अभी शांत नहीं हुआ था। तो उनको चलते फिरते क्या होता है, भिड़ जाते थे। जैसे मान लीजिए एक तरफ से सांगाजी आ रहे हैं, एक तरफ से पृथ्वीराज आ रहे हैं, तो वो क्या करते, जैसे वो शांत आ रहे हैं पृथ्वीराज, जैसे उन्हें सांगाजी दिखा और वो उनसे लड़ पड़े। तो इनके बीच का ये जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा था। तो सांगाजी को ऐसा महसूस हुआ कि भाई हम या भले ही यहाँ के शासक बने एक ना बने, पर चूंकि उन्होंने ज्योतिष ने ऐसा बोल दिया है, तो हमें तो ये है ना राजा बनने से पहले ही जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये दोनों हमारे जो बड़े भाई है, ये हमारी जान लेके रहेंगे, क्यों ना यहाँ से भाग जाए। तो क्या क्या सांगाजी ने यहाँ से
बाके और अजमेर के पास में एक गांव है श्रीनगर। श्रीनगर में इन्होंने शरण ली थी और फिर वहाँ पे वो काफ़ी समय तक रहे थे। फिर रायमल ने वहाँ से सांगा को बुलाया और अगला शासक है वो घोषित किया था। अब हम पृथ्वीराज के बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में लिखिए, कौन पृथ्वीराज के बारे में। इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। फिर लिखिए, रानी तारा के नाम पर अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया। फिर लिखिए, इनकी छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है और ये 12 खंभों की छतरी है। फिर लिखिए, जयमल। जयमल में लिखिए, ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। फिर लिखिए, राणा सांगा। राणा सांगा में लिखिए, पिता रायमल। फिर लिखिए, अपने भाइयों से विवाद के पश्चात अजमेर के श्रीनगर गांव था, श्रीनगर में करमचंद पवार। फिर लिखिए, रायमल की मृत्यु के पश्चात सांगा मेवाड़ के शासक बने या राजा बने। फिर लिखिए, बाबरनामा के अनुसार बाबरनामा के अनुसार इनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। कितने थे? 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे। अब एक कुंभा ने खूब सारे युद्ध लड़े थे, उन युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था दिल्ली से। तो दिल्ली में उस समय शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो खातौली का युद्ध और एक बाड़ी का युद्ध। दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी शासक था और इनके साथ में इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो खातौली का युद्ध और एक बाड़ी का युद्ध। खातौली है वो वर्तमान हमारे कोटा जिले में है और बाड़ी है वो धौलपुर में। इन दोनों युद्धों में ही सांगा ने जीत प्राप्त की थी। खातौली का युद्ध हुआ 1517 में और फिर 1 साल बाद में हुआ था बाड़ी का युद्ध 1518 में और सांगा दोनों युद्धों में जीता। इसके पश्चात अब हम एक पहले सुन लेते हैं। एक शासक थे मेदिनी राय। मेदिनी राय ये मालवा में थे। मालवा के समय जब सांगा मेवाड़ के शासक थे, इसी समय मालवा के शासक थे महमूद खिलजी सेकंड, परंतु उनको अपदस्थ कर दिया गया था। तो मेदिनी राय ये इन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को वापस शासक बनाया था। तो जो किसी को राज्य से हटने के पश्चात वापस राजा बनाता है, उसके प्रति वो कृतज्ञ भाव तो होगा ही। तो महमूद खिलजी सेकंड है, इन्होंने क्या किया, मेदिनी राय को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया और इन्हें चंदेरी और घाघरोन का क्षेत्र भी इन्हें दे दिया था। तो ये चंदेरी के शासक बन गए थे। परंतु जो मालवा के दरबार में जो अमीर थे ना, उन अमीरों का इन मेदिनी राय के प्रति ना वो वेमन से भाव उत्पन्न हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई शासक के मन में और इस दरबार में मेदिनी राय का दिन बर दिन है वो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इस प्रभाव को समाप्त करना चाहिए। तो अमीरों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे थे।
तो जब मेदिनी राय को इसका पता चला तो वो वहाँ से चंदेरी आ गए थे। परंतु क्या हुआ कि जो महमूद खिलजी सेकंड है, इन्होंने क्या किया, अब तक भी कोई मुख्य राय लेनी होती थी ना, तो वो मेदिनी राय से ही लेते थे। परंतु धीरे धीरे जब ये वहाँ दरबार में रहे नहीं तो अमीरों का प्रभाव है वो बढ़ने लग गया था, और अमीरों ने महमूद खिलजी को मेदिनी राय के खिलाफ भड़काते चले गए। फिर क्या क्या कि इन्होंने काफी सारे षड्यंत्र रचे थे। तो महमूद खिलजी है, इसने क्या निर्णय लिया कि भाई मैं चंदेरी पर आक्रमण करूंगा और वापस अपने अधिकार क्षेत्र में लूंगा। मेदिनी राय को जब पता चला कि भाई महमूद खिलजी है, ये मुझ पर आक्रमण करना आ रहा है, तो इसने वहां से शरण ले ली थी मेवाड़ में सांगाजी के पास में, कि भाई और तो किधर भागा जाए, यहाँ पे तो सबसे सशक्त शासक है वो सांगाजी है, तो क्यों ना सांगाजी के शरण में चला जाए और वो हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। जब सांगाजी के शरण में गए मेदिनी राय, तो सांगाजी ने उन्हें कहा कि भाई आप पर वो आक्रमण करने आ रहा है तो आपकी तरफ से युद्ध मैं लड़ूंगा। तो सांगाजी ने और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध लड़ा गया था, वो युद्ध लड़ा गया गागरोन का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया था 1519 में। गागरोन का युद्ध है वो सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में सांगाजी के एक सैनिक थे हरिदास चारण, उसने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए सांगाजी ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे, और जो गागरोन और चंदेरी का क्षेत्र है वो वापस मेदिनी राय को दे दिया गया था। फिर हम अगला पढ़ते हैं ईडर। ये गुजरात में पड़ती है ईडर। गागरोन वाले युद्ध के लिए लिख लीजिए गागरोन का युद्ध, आगे लिख दीजिए 1519, फिर लिख दीजिए इस समय गागरोन का किला मेदिनी राय के पास था, फिर लिखिए राणा सांगा ने मेदिनी राय की तरफ से या मेदिनी राय की ओर से महमूद खिलजी सेकंड से युद्ध किया और इसमें जीत प्राप्त की। फिर लिखिए हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए। फिर लिखिए ईडर। अब ईडर के बारे में आप सुन लीजिए। ईडर है, यहाँ का शासक था बाण। बाण के 2 बेटे थे, एक तो था सूर्यमल और एक था भीम। बाण के पश्चात में यहाँ का शासक बना था सूर्यमल। सूर्यमल की बहुत ही कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जल्दी मृत्यु होने के कारण उसके बाद का जो शासक है वो उसके बेटे को बनाया गया था रायमल को। रायमल है वो शासक बनाते वक्त अल्पायु में था, तो उसे शासक तो बना दिया था, परंतु जो बाण का दूसरा बेटा था भीम, उसने क्या किया, रायमल को हटा करके स्वयं शासक बन गया। तो रायमल है वो वहां से ईडर को छोड़ करके मेवाड़ आ गया सांगाजी के शरण में, यहाँ पे काफी सालों तक रहा था। फिर सांगाजी ने क्या किया, रायमल से अपनी बेटी की, अपनी राजकुमारी की सगाई कर दी और इन्हें आश्वासन दिलाया कि वो भाई उन्हें ईडर वापस दिलवाएंगे। उधर भीम के पश्चात वहां का शासक बन गया था, भीम का बेटा था भारमल। तो अब वहां का शासक था भारमल, और इसी समय ईडर चूंकि गुजरात की रियासत थी, तो गुजरात में इस समय शासक था मुजफ्फर शाह, और मुजफ्फर शाह के सहयोग से ही वो जो भारमल और भीम है ये वो ईडर के शासक बने थे। इधर से सांगाजी ने इस भारमल को हटा करके और रायमल को शासक बना दिया था। जब रायमल को शासक बनाया और इस बात का मुजफ्फर शाह को पता चला ना, तो मुजफ्फर शाह ने क्या किया, एक अपने जागीरदार थे निजामुल उल्क, तो उस निजामुल उल्क को ईडर पर अधिकार करने के लिए भेजा था कि भाई रायमल है इसको हटाओ और वापस वहां पे हमारे ही किसी व्यक्ति को बिठा दो। निजामुल उल के जब ईडर गया था आक्रमण करने के लिए, तो रायमल है वो किले को छोड़ दिया और ईडर की पहाड़ियों में चला गया। और वैसे भी राजपूत राजा है ये पहाड़ी युद्धों में निपुण थे,
तो जब निजामुल मुल्क है वो ईडर की पहाड़ियों में पीछा करता हुआ पीछे गया, तो उन युद्धों में क्या किया, रायमल ने निजामुल मुल्क को पराजित कर दिया था। फिर जब भी वो और पीछा करने लगा, तब भी उसे मुजफ्फर शाह का संदेश मिला कि भाई जब तू एक बार पराजित हो ही चुका है तो अब वापस पीछे जाने का कोई तुक नहीं है। फिर क्या हुआ कि यहाँ का जो मुजफ्फर शाह था, इसने ईडर का हाकिम नियुक्त कर दिया था मुवारिजुल मुल्क। ये कोई व्यक्ति था, इसे ईडर का हाकिम बना दिया। तो मुवारिजुल मुल्क है, इसने जब ये यहाँ का हाकिम था तो इसने एक दिन बैठे बैठे क्या किया, एक कोई बाढ़ था तो वो अपने तारीफ कर रहे थे कि हमारे साथ सब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं ये वो। तो जब तारीफ कर रहा था तो उस मुवारिजुल मुल्क ने कहीं से सुना, तो उसने कहा इधर आ, कि तुम्हारे ना सांगाजी, उनकी वो उसने क्या किया कि कुछ ऐसा बोला था जिसकी तुलना है सांगाजी की वो कुत्ते से कर दी गई। इससे सीधी सी बात है, हर जो व्यक्ति होता है उससे अपने स्वामी के लिए तो वही वो कृतज्ञ भाव और आज्ञा रहती है। तो जब उन्होंने सुना कि भाई हमारे राजा जी के लिए या राणा जी के लिए ये ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने कहा कि अब तो ये सूचना ऊपर तक जाएगी, मैं भी देखता हूँ तू कब तक यहाँ पर शांति से बैठा रहता है। तो फिर उस बाढ़ ने क्या किया, ये संदेश पहुंचा दिया मेवाड़ कि वे संगत जी आपके खिलाफ ये मुवारिजुल मुल्क है ना, ये ऐसे ऐसे बातें फैला रहा है और आपके बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहा है। संगाजी को गुस्सा आया और संगाजी ने वागड़ के शासक थे उदय सिंह, उन उदय सिंह को लेकर के ईडर गए थे। जब मुआरिजुल मुल्क को पता चला ना कि भाई सांगाजी आ रहे, उसने तो चप्पलें ली हाथ में और भाग छूटा वहां से। और मुजफ्फर शाह के पास जाकर कहा कि भाई वो आ गया उधर से, मैं तो वहां पे नहीं टिक सकता। फिर यहाँ पे रायमल शासक बना था और रायमल की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ का शासक बना था वापस बारमल। तो ये ईडर में इस तरह से शासन के लिए घटनाक्रम चलता रहा था। तो यह है कि सांगा ने किसका साथ दिया था, पहले रायमल का साथ दिया था। जब इधर सांगाजी इधर गए थे ना वापस, तो जब वो वापस आ रहे थे ना तो काफी सारे छोटे छोटे एरिया थे मुजफ्फर शाह के, उनको भी इन्होंने लूट लिया था। तो इसकी वजह से मुजफ्फर शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने इस पे सांगाजी पर आक्रमण करने और युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था। तो इसने क्या किया कि मैं ना दो अलग अलग सेनाएं भेजता हूँ, कि अगर एक तरफ से सेनाएं भेजी तो क्या पता मैं जीतूं ना जीतूं, तो मैं दो अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में दो तरफ से अगर सेना भेजूंगा तो मुझे शायद इस युद्ध में जीत मिल जाए। और उधर से जो मेवाड़ सॉरी मालवा का महमूद खिलजी सेकंड है, वो भी सांगा से असंतोषी था। तो उसने भी निर्णय लिया था कि भाई मैं भी कभी ना कभी संगाजी से बदला लूंगा। और ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई जब गुजरात के मुजफ्फर शाह है वो इस पर आक्रमण करे तो क्यों ना इस सेना के साथ में मैं मिल जाऊं। तो उधर से मालवा से आगे थे महमूद खिलजी द्वितीय, और इधर से मुजफ्फर शाह ने दो सेनाएं अलग अलग दो सेना की टुकड़ियां भेजी थी। इन सब ने मिलकर के संगाजी पर आक्रमण किया था। परंतु आक्रमण करने से पहले ही जब एक सेनापति के नेतृत्व में अगर सेना लड़े ना तो वो एक निर्णय लिया जाता है, एक दिशा निर्देश भी एक तरफ से आते हैं। पर जब दो सेनापतियों को दिए जाते हैं ना तो दोनों के अलग अलग निर्णय होते हैं, अलग अलग दिशा निर्देश होते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में क्या हुआ कि कहा सुनी हो गई और ये आपस में लड़ पड़े। और फिर क्या किया, इन्होंने वापस चले गए, इन्होंने सांगा पे आक्रमण किया ही नहीं। तो मुजफ्फर शाह का जो ये निर्णय था सांगाजी पे आक्रमण करने का, ये तो असफल रहा था। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं, अब सांगाजी के लाइफ में एंट्री होने जा रही है बाबर की। इन्होंने सांगाजी ने युद्ध लड़ा था बयाना का युद्ध। तो बयाना का युद्ध है ये लड़ा गया था 1527 में। ये लड़ा गया था
सांगा और बाबर के बीच में। परंतु इस युद्ध में बाबर की तरफ से भाग लिया था सुल्तान मिर्जा ने। इस युद्ध में बाबर ने भाग नहीं लिया था। हालांकि ये जो बयाना का किला है, ये बाबर के क्षेत्राधिकार में आता है और इसमें बाबर का दरबारी था हाकिम मेहंदी ख्वाजा, सॉरी मेहंदी ख्वाजा है, वो इसका किलेदार था बयाना का। मेहंदी ख्वाजा के पास था और सांगा ने इस पे आक्रमण कर दिया। तो जब किला बाबर के क्षेत्राधिकार में होगा तो बाबर है, उसने सुल्तान मिर्जा को अपनी तरफ से यह युद्ध लड़ने के लिए भेजा था और इस युद्ध में सांगा की जीत हुई थी। अब हम अगला पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। यह इस युद्ध के 1 महीने बाद ही हुआ था। हालांकि कविराज जो श्यामल दास है, उन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में इसकी तारीख है वो 16 मार्च बताई है। इन्होंने कहा कि भाई 17 मार्च को नहीं हुआ था, ये युद्ध हुआ था 16 मार्च को। खानवा का युद्ध है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा युद्ध था। इस युद्ध के पीछे काफी सारे कारण थे, क्योंकि सांगा ने भाई जो सल्तनत का क्षेत्र था बयाना, इसी सल्तनत के अंतर्गत ही आता था, इस पर आक्रमण कर दिया था। और बाबर है, उसने वो स्वयं भी भारत में शासन करना चाहता था, जो पूरे हिंदुस्तान पे शासन करना चाहता था और बिल्कुल उसके नाक के ही नीचे बयाना पे उसको पराजित कर रहा है और सांगा है वो जीत रहा है। तो उसे डर था कि भाई अगर सांगा जीतता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तो हिंदुस्तान पे शासन नहीं करूंगा, परंतु ये सांगा ये जरूर दिल्ली का शासक बन जाएगा। और मुझे इस समय कोई चुनौती दे रहा है तो वो सांगा दे रहा है। तो क्यों ना इस सांगा की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए या इसकी शक्ति को कमजोर कर दिया जाए। इसके लिए इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में इसने काफी सारे षड्यंत्र, काफी सारी रणनीतियां अपनाई थी। इस वक्त इसका बाबर के समय परिस्थितियां वो काफी इसके विपरीत भी थी और सैनिक है वो भी बहुत निराश थे, क्योंकि इससे पहले ही बयाना के युद्ध में सैनिक है वो सांगा की सेना से पराजित होकर गए थे। फिर इसी दौरान इनका एक मुस्लिम ज्योतिषी था, उसने कहा था कि भाई अभी है मंगल तारा है वो पश्चिम की तरफ है और इस समय जो सेना पूर्व की स्थिति में रहेगी ना, वो सेना है वो पराजित होगी और जो बाबर है इसकी सेना की स्थिति पूर्व की ओर थी। तो एक नकारात्मकता साथ में एक नकारात्मकता और जुड़ गई, तो सेना है वो और ज्यादा निराश हो गई। तब बाबर ने कहा सा इनको प्रोत्साहित करने के लिए काम किए थे। तो इसने क्या किया कि भाई ना ऐसे बहुत ही मोटिवेशन भरे स्पीच दिए कि भाई एक दिन तो हम सबको मरना ही है, अगर हम लोग युद्ध करते हुए शहीद होते हैं तो हमें ना अल्लाह बहुत अच्छी जगह नवाजेगा, और अगर हम लोग ऐसे कायरों की तरफ भाग करके मरे तो हमें कोई याद नहीं रखेगा, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो भाई अपना कुछ नाम करके जाएं, ऐसे ऐसे वो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच दिए। फिर इसने क्या किया, ये शराब बहुत पीता था बाबर, और मुस्लिमों में शराब को हराम माना जाता है। तो इसने क्या किया कि भाई है ना ये हमारे हराम माना जाता है, अगर मैं शराब को छोड़ दूं तो इनके प्रति मेरे लिए भाई कुछ अच्छा विचार आएगा। तो इसने कहा कि भाई है ना मैं शराब त्याग करता हूँ और प्रण लेता हूँ कि मैं अब शराब कभी नहीं पीऊंगा, और जो भी शराब के सुराहियाँ प्याले वगैरह थे वो सब इसने फेंकवा देते। फिर इसने एक और निर्णय लिया कि जो मुस्लिम व्यापारी थे इन पे एक कर लगाया जाता था, तमगा कर, उस तमगा कर को भी इसने हटाया था। इसके अलावा इसने इस और उनको मोटिवेशनल स्पीच दिया, तब कहा कि भाई ये तो एक है ना जिहाद है, धर्मयुद्ध है, अगर अब इसको हम जीत गए ना तो भाई हम तो धर्म योद्धा होंगे।
तो इन्होंने ना स्वयं जिहाद की घोषणा की थी। तो इस तरह से इसने काफ़ी सारे वो मोटिवेशनल स्पीच दे करके इसके सैनिकों को मोटिवेट किया था। फिर इस युद्ध के कारणों में एक ये भी था कि इसने स्वयं ने बाबरनामा में कहा है कि भाई सांगा ने मेरे से मुझे वचन दिया था कि जब मैं भारत में आक्रमण करूंगा उस समय अफगानों के विरुद्ध सांगाजी मुझे सहयोग देंगे। परंतु सांगाजी ने मुझसे वचन तो कर लिया था, परंतु इन्होंने अफगानों की शक्ति को नष्ट करने में मेरा सहयोग नहीं किया और बस मुझे इसी वजह से सांगाजी से युद्ध करना पड़ा। इसने ऐसा भी कुछ कहा है। दूसरा ये था कि उधर बाबर भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इधर सांगाजी भी है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो दोनों की जो महत्वाकांक्षा है ना वो आपस में टकराने लग गई। इन सब वजहों की इन सब वजहों की वजह से खानवा का युद्ध हुआ था। और ऐसे बताया जाता है कि जब खानवा का युद्ध लड़ना आरंभ हुए थे ना, तब राजपूती सेना आरंभ में जीत की ओर जा रही थी। मतलब जो पहली कड़ी की जीत थी ना वो राजपूती सेना को ही मिल रही थी। बट क्या हुआ कि जब संगाजी है वो हाथी पर बैठ के लड़ रहे थे और उधर से कोई एक मुस्लिम सेना का तीर आया और संगाजी को लग गया, जिसकी वजह से संगाजी घायल हो गए। जब संगाजी घायल हुए ना तो अब भाई राज चिन्ह को धारण करके कोई तो युद्ध लड़े वरना सेना है वो तितर बितर हो जाती है। सेना केवल राजा के साथ ही युद्ध लड़ती है। जब तक राजा युद्ध लड़ता है तब तक सेना युद्ध लड़ती है। जैसे ही सेना को पता चलता है ना कि भाई राजा घायल हो गया, राजा वीर गति को प्राप्त हो गया, उतने में सेना है वो भाग छूटती है। सेना केवल राजा के साथ ही युद्ध लड़ पाती है। तो बहुत बार ऐसे युद्ध भी हुए थे कि भाई जब राजा तो वीरगति को प्राप्त हो गया, अब उसके राज चिन्ह को धारण करके कोई और व्यक्ति उससे मिलता जुलता बैठता तो वो सेना है वो उस युद्ध में टिकी रहती थी। तो क्या हुआ कि ये है ना ये घायल हो गए तो भाई अब इनके जगह कोई राज चिन्ह धारण करके ये युद्ध लड़े। तो सबने सलूम्बर के वो सामंत थे रतन सिंह चुंडावत, सब ने उनको कहा रतन सिंह चुंडावत को कि भाई आप एक काम करो ये राज चिन्ह धारण करो और इस युद्ध को लड़ लो, तो इस युद्ध का नेतृत्व प्रदान करो। तो रतन सिंह चुंडावत ने ये कहा कि भाई हमारे पूर्वजों ने तो बहुत समय पहले ही राजपाट त्याग कर दिया था, तो मैं तो भाई अब अगर ये चिन्ह धारण करके युद्ध का नेतृत्व करता हूँ तो वो तो मेरा वो जो वचन दिया था उस वचन को त्यागने जैसा, वो उस वचन को भंग करने जैसा है। तो हाँ, पर मैं इतना विश्वास जरूर दिलवा सकता हूँ कि जो इस राज चिन्ह को धारण करके युद्ध करेगा ना उसके साथ मैं अंतिम सांस तक साथ में युद्ध लड़ता रहूंगा। तो अंत में सादड़ी के सामंत है झाला अज्जा। झाला अज्जा उन्होंने राज चिन्ह को धारण किया और युद्ध को नेतृत्व प्रदान किया और झाला अज्जा ने युद्ध को किया था। फिर क्या हुआ कि है ना मुस्लिम सेना उसने काफी सारे अच्छे अच्छे टेक्निक्स अपनाई थी जिसकी वजह से इस युद्ध में सांगा की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो अब हम इस युद्ध के कारण लिख लेते हैं। दोनों की महत्वाकांक्षा में टकराव और लिखिए सांगा ने सल्तनत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तीसरा लिखिए राजपूत अफगान गठबंधन। चौथा लिखिए बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है एवं कहा है कि सांगा ने वचन भंग किया था, यह वचन भंग का आरोप लगाया। फिर लिखिए इस युद्ध में, ये कारण तो इतना ही, अब अलग से लिख दीजिए, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। 2 नंबर में लिखिए मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया था। तीसरा लिखिए इन्होंने शराब नहीं पीने का वचन लिया था। फिर लिखिए इस समय राणा सांगा ने राजस्थान के राजाओं को पत्र लिखा एवं सहायता की मांग की, जिसे पाती पर्वन कहा जाता है।
इस युद्ध में भाई राजस्थान के राजाओं ने एकजुट होकर के किसी बाहरी शक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इसमें अलग अलग रियासतों से अलग अलग शासक आए थे, जैसे कि लिखते जाइए, मैं नाम बोलती जाती हूँ। आमेर, आगे लिख दीजिए पृथ्वीराज, फिर लिखिए मारवाड़, वहां से आए थे मालदेव, फिर लिखिए बीकानेर, वहां से आए थे कल्याणमल, फिर लिखिए मेड़ता, वहां से आए थे वीरमदेव, फिर लिखिए सिरोही, सिरोही से आए थे अखेराज देवड़ा, फिर लिखिए ईडर, वहां से आए थे भारमल, फिर लिखिए वागड़। अभी हमने वागड़ की बात ही की थी कि उदय सिंह को लेकर के वो गए थे। वागड़ से थे उदय सिंह, फिर लिखिए देवलिया, देवलिया से आए थे बाघ सिंह, बाघ सिंह के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिर लिखिए सादड़ी, जाला अज्जा, फिर लिखिए स्लोम्बर, रतन सिंह चुंडावत, और अंत में लिख दीजिए, सॉरी मेवात से लिखिए हसन खां मेवाती, और फिर लिखिए जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली का शासक, उसका भाई महमूद लोदी है, वो भी इस युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ा था। तो लिख दीजिए महमूद लोदी। ये सब है, इन्होंने इस युद्ध में सांगा का साथ दिया था और सांगा की ओर से इस युद्ध को लड़ा था। अब देखिए भाई, युद्ध में पराजय हुई थी, इस युद्ध की पराजय के क्या क्या कारण रहे होंगे। तो कारण है ना, बहुत बहुत सारे कारण है। तो कारणों की केवल चर्चा कर लेते हैं, आप सुन लीजिए। कारणों में ये था कि भाई एक रायसेन नामक रियासत है, उसका शासक था सलहदीप पंवार। तो बाबर ने सलहदीप पंवार को भी अपनी तरफ मिला लिया, और जो राजपूतों की युद्ध करने की टेक्निक थी उनके बारे में भी उसने जानने की कोशिश की थी। तो सलहदीप पंवार है, इसने इस युद्ध में विश्वासघात किया था, और नागौर के भी शासक थे, इन्होंने भी इस युद्ध में विश्वासघात किया और वो बाबर की तरफ जा करके मिल गए थे। तो बाबर ने जो षड्यंत्र रचे थे, जो रणनीतियां बनाई थी युद्ध की, उन रणनीतियों में एक ये भी था कि उसने रायसेन की शासक सलाहदीप पंवार को अपनी ओर मिला लिया था। दूसरा कारण यह था कि राजपूतों के पास पुरानी युद्ध करने की पुरानी प्रणाली प्रचलित थी, इनके पास वो पुराने ही हथियार थे। तीसरा यह था कि जो जो बाहर से मुस्लिम शासक आते थे ना युद्ध लड़ने के लिए, ये घोड़ों को तवज्जो देते थे, जबकि अपने भारत वाले जब भी युद्ध करते थे ना, तो ये युद्ध में हाथियों का प्रयोग करते थे। और हाथियों का प्रयोग इस तरह से नुकसानदेह होता था कि एक तो घोड़े वो बहुत स्पीड से दौड़ते हैं, मतलब घोड़ों से युद्ध करना बहुत तीव्र गति का युद्ध करना होता है। दूसरा ये कि हाथी पे जब बैठेंगे तो बहुत ऊंचाई पे होगा, तो ऊंचाई पे किसी भी तीर भाले से अटैक करना वो आसान होता है। तो ये हमारे वाले युद्ध करते थे हाथियों पर बैठकर, और वो आते थे घोड़ों पर। तीसरा ये कि जो है ना, जब सांगा को युद्ध के बीच में घायल हो गए ना, तो घायल होने की वजह से इन्हें युद्ध से बीच में ही जाना पड़ा, जिससे सेना के मनोबल में कमी आई। तीसरा ये कि जब बयाना का युद्ध किया था ना, तो उस युद्ध में सांगाजी घायल हुए थे। तो सांगाजी है वो, इनको इस युद्ध में जाना ही नहीं चाहिए था, इन्होंने जबरदस्ती इस युद्ध में भाग लिया था, जबकि इन्हें दूर से रणनीति बना करके इस युद्ध को है ना दूसरों के माध्यम से लड़ना चाहिए था। चौथा और एक कारण ये भी कहा जाता है कि जो बयाना का युद्ध है, इस युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध है ना, इसके लिए एक काफी अच्छा समय युद्ध तैयारी करने के लिए सांगाजी ने बाबर को दे दिया था। अगर ये तुरंत ही बयाना के युद्ध के बाद में लड़ा जाता तो बाबर को युद्ध तैयारी का समय नहीं मिलता, और इस वजह से वो युद्ध है सांगाजी जीत जाते। तो ये सब तो ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, शायद ऐसा नहीं होता तो ये युद्ध पराजित नहीं होते। फिर है कि इस युद्ध के में भाई परिणाम क्या निकले या महत्व क्या रहा। तो राजपूतों की सेना जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अभी अभी तो उभर रही थी। भाई दिल्ली को सामना या चुनौती देने वाले शासक संगाजी थे। अगर पृथ्वीराज तृतीय के बाद में अगर कोई दिल्ली को चुनौती दे रहा था सॉरी,
तो वो चुनौती दे रहे थे सांगाजी। दिल्ली को चुनौती देना, राजस्थान के राज्यों को एकजुट करना, यह सब अंतिम बार हो रहा था। इसके बाद में हम आगे जब इतिहास पढ़ेंगे ना, तब कभी नहीं पढ़ेंगे कि भाई कोई राजपूत राजा है, राजस्थान के राजा एकजुट होकर के किसी बाह्य शक्ति के खिलाफ लड़े। सब अलग अलग लड़ते थे। जिस रियासत पर आक्रमण होता, बस केवल उसी का शासक लड़ता था। तो ये अंतिम बार था जब राजपूतों ने एकजुटता दिखाई थी, और इनकी महत्वाकांक्षाएं, उभरती हुई महत्वाकांक्षाएं थी ना, वो अब समाप्त हो गई थी इस युद्ध के बाद में। एक ये भी है कि भाई जो विदेशी शासन का जो क्रम स्टार्ट हुआ था ना, विदेशी शासन का, वो फिर लंबे समय तक चलता ही गया था। जब तक भारत स्वतंत्र हुआ ना, तब तक विदेशी शासन के वो क्रम चलता ही गया था। एक ये भी है कि भाई जो हमारी कला संस्कृति थी, इसको भी नुकसान पहुंचा। भाई जो शासक जिस धर्म का होगा, जिस संस्कृति का होगा, वो उसी संस्कृति उसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा। तो जब सांगाजी जीतते, तो हमारी कला संस्कृति को और ज्यादा बढ़ावा मिलता, यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम होती। अब क्या हुआ था कि भाई जो बाबर है वो जीत गया, और इधर है वो राजपूतों की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई थी। तो इस शक्ति को वापस उभरने में एक समय लगा था। एक ये भी है कि इस युद्ध से जो राजपूतों को युद्ध करने की तकनीक थी ना, उस तकनीक का भी भाई बाबर को वो पता चल गया था। तो ये सब है इस युद्ध के परिणाम निकले थे। अब हम पढ़ते हैं कि भाई सांगाजी जब युद्ध में घायल हो गए, तो इनका इलाज कहाँ किया गया था, फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है। हम एक जगह पढ़ते हैं बसवा, यहाँ पे इनका इलाज किया गया था। यहाँ पे घायल सांगा का इलाज किया गया। एमपी में एक जगह है इरिच, यहाँ पे इन्हें सांगा को भाई अब इनका इलाज कर दिया गया। तो इलाज होने के पश्चात जब सांगाजी ठीक होने लग गए, तो सांगाजी को भाई पूरे युद्ध के बारे में इन्हें बताया गया कि भाई हम युद्ध ऐसे हुआ और हम पराजित हो गए। तो सांगाजी ने कहा कि नहीं, हम वापस युद्ध करेंगे। और ये वापस युद्ध करने के लिए चंदेरी जाने लगे मेदिनी राय से सहायता मांगने के लिए। मेदिनी राय ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो जब ये चंदेरी जा रहे थे, तभी इरिच नामक जगह पर इनके जो साथ वाले थे, जो युद्ध विरोधी थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इन्हें जहर दे दिया था। फिर एमपी में एक जगह है कालपी, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगह है मांडलगढ़, यहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है। सांगा की छतरी है वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि जो सांगा जी हैं, इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई है। तो एक तो इन्हें उपाधि दी गई है हिंदूपथ की, और दूसरी ने इनकी उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। ऐसा कहा जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे। एक तरफ की आंख, हाथ, पैर है वो इनके थे ही नहीं। इसके बावजूद भी इन्होंने खानवा जैसा युद्ध लड़ा था, और इतने सारे गांवों की वजह से इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। अब हम आगे का कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।